खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभी मंत्री मौजूद रहे। बैठक में 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और मंत्रिमंडल ने सहमति दी। सरकार अब संघ और औषधीय पौधों के लिए अनुदान प्रदान करेगी। कारागार विभाग में आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा विभाग सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 2010 से पहले टीईटी पास न होने वाले अध्यापकों के लिए पुनः विचार याचिका दायर करेगा। अंतर जातीय दिव्यांग विवाह पर अनुदान बढ़ाकर 50,000 रुपए भी किया गया है। आज माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष बैठक के दौरान 6 प्रस्ताव आए और 6 प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान सहमति दी गई। इसमें जो पहला प्रस्ताव आया था वो कृषि विभाग का आया था। इसमें उत्तराखंड में महक क्रांति नीति 2026 से लेकर 36 तक के लिए बनाई गई है, उसका प्रख्यापन विषय थी। जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं उनको अधिक से अधिक कितने किसान लगाएं और इसमें क्या सब्सिडी हो, इससे संबंधित यह नीति थी। और सशक्त उत्तराखंड के संकल्प को प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस राज्य में सघन फसलों के पारिस्थितिकी तंत्र पर पूरा एक इकोलॉजी सिस्टम इसे स्थापित होगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सघन उत्पादों के लिए उत्तराखंड ब्रांड को स्थापित करने के उद्देश्य से इस नीति के प्रथम चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि को सघन फसलों से आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जो एरोमेटिक प्लांट जो कोई भी किसान लगाएंगे, इस नीति के अंतर्गत कृषकों का अनुदान 80-50% 2 भागों में इसको दिया जाएगा। जो 1 हेक्टेयर तक की अगर कोई खेती करता है, सघन जो पादप होते हैं उनका उत्पादन करता है, तो उनको सब्सिडी 80% दी जाएगी जो उसकी कास्ट आएगी। और 1 हेक्टेयर से ऊपर अगर कोई सघन फसलों का उत्पादन करता है तो उस पर 50% दी जाएगी। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न विवाह अनुदान योजनाएँ यथा अनुसूचित जाति जनजाति की पुत्रियों की शादी व निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों की शादी, प्रत्येकता विवाहित महिला व मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति अथवा उसकी पत्नी की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान, अंतर्जातीय विवाह पुरस्कार अनुदान योजना एवं दिव्यांग युवक युवती के विवाह करने पर विवाह प्रोत्साहन योजना है, जिसमें 50,000 रुपये दिए जाते हैं। इस शादी में जो भी है, जैसे अगर कोई दिव्यांग युवक युवती से करता है तो उसको छोड़कर अन्य विवाह अनुदान योजनाओं के अंतर्गत अनुदान सहायता राशि 50,000 निर्धारित है। जो दिव्यांग युवक युवती से कोई करता है तो उसके लिए धनराशि 25,000 निर्धारित है, उसको भी बाकी के समतुल्य बढ़ा के 50,000 कर दिया गया। गठन का प्रस्ताव था जिस पे सहमति दी गई है। इसमें महिला प्रधान बंदी रक्षक के 2 पद, महिला बंदी रक्षक के 22 पद, अपर महानिरीक्षक कारागार का 1 पद, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर का 1 पद और वैयक्तिक सहायक का 1 पद अतिरिक्त रूप से स्वीकृति करने की सहमति दी गई है, अनुमोदन दिया गया है। कारागार मुख्यालय में स्वच्छकार एवं माली, अधीनस्थ कारागारों में नाई एवं स्वच्छकार के कार्य हेतु विभागीय न्यूनतम कार्य जो भी जरूरत होगी आवश्यकता के आलोक में सेवाएं आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखेंगे। यानी जो ऊपर के 22-24 327 पद हैं वो तो अस्थायी प्रकृति के हैं, अन्य जो जरूरत होगी वो आउटसोर्स के माध्यम से लिए जा सकेंगे। एक प्रकरण आवास विभाग का भी आया था, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1872 EWS जो भवन बनाए जा रहे हैं रुद्रपुर में, उसमें निर्माण कार्य के दौरान अतिरिक्त कुछ डेविएशन हुआ, वो लगभग 27 करोड़ रुपए था, उसको राज्य सरकार के माध्यम से वहन करने की स्वीकृति प्रदान की गई। ये EWS भवन बन रहे हैं रुद्रपुर में 1872 पीएम आवास योजना के 1872 मकान बन रहे रुद्रपुर में। कंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ अतिरिक्त उसमें निर्माण किया गया, जो 27 करोड़ की लागत थी और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, उसका अनुमोदन प्रदान किया गया। राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड जो SCRT है, इसके द्वारा PM ई-विद्या कार्यक्रम के अंतर्गत 5 फ्री शैक्षिक टीवी चैनल का प्रसारण किया जा रहा है। ये उसके लिए पदों का सृजन किया गया है, जिसमें संयुक्त निदेशक का 1 पद, उप निदेशक का 1 पद, सहायक निदेशक का 1 पद, प्रवक्ता चैनल समन्वय का 1 पद, स्टूडियो इंजीनियर का 1 पद, स्टूडियो तकनीकी सहायता का 1 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर 1 पद और चतुर्थ श्रेणी के 1 पद, कुल 8 पदों का स्वीकृति दी गई है।
और इसका जो वार्षिक लागत आएगी 10,56,000, वो भी उसमें भी। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के भीतरली गांव का दौरा करने के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़क का स्थलीय निरीक्षण किया। मंत्री ने पीएमजीएसवाई अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक टीमों के माध्यम से अवरुद्ध मार्ग शीघ्र खोले जाए और साथ ही साथ पुनर्निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर किए जाए। उन्होंने किमाड़ी क्षेत्र का भी जायजा लिया और प्रभावित जनता को तुरंत राहत उपलब्ध कराने पर जोर दिया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की बहाली और पुनर्निर्माण कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। वहीं देहरादून में बहुचर्चित यूके SSSC पेपर लीक मामले में पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। खालिद की बहन साबिया को हरिद्वार के लक्सर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर से गिरफ्तार किया गया है। जांच की कमान देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने एसपी देहात जया बलूनी को सौंपी है। जया बलूनी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने हरिद्वार स्थित आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज का गहन निरीक्षण किया, जहां से प्रश्न पत्र लीक हुआ था। कॉलेज प्रिंसिपल, कक्ष निरीक्षक और गवाहों से पूछताछ के साथ ही साइबर साक्ष्यों के आधार पर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। का 21 तारीख को एग्जाम था, उसमें एक मामला ये प्रकाश में आया था कि जो एग्जामिनेशन पेपर है उसके 3 पेपर जिस टाइम पे एग्जाम चल रहा था उस दौरान बाहर आए हैं और उनकी आंसर शीट उन 12 सवालों की लिखी गई है। तो ये जो फोटोग्राफ्स थे ये वायरल हो रहे थे और साथ ही साथ यूके SSSC का भी हमें एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर एक एसआईटी का गठन किया गया और ये तथ्य प्रकाश में आए कि पेपर के दौरान ही जो 3 पेपर थे उसके जिसमें 12 सवाल थे वो पेपर के दौरान बाहर आए हैं। ये वाली बात पता चलने पर जो एफआईआर थी वो दर्ज की गई, जिसमें 4 लोग नामजद थे और अन्य अज्ञात थे। इसमें विवेचना आगे बढ़ते हुए कई लोगों के बयान लिए गए हैं, साथ ही साथ बहुत सारे जो एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट किए गए हैं और इसके अतिरिक्त जो घटनास्थल का निरीक्षण है वो किया गया है, वहां पे जितने लोग मौजूद थे उनके बयान लिए गए हैं। तो इसमें ये तथ्य प्रकाश में आए कि एक खालिद नामक जो अभ्यर्थी था वो इसमें हमारा नेम्ड अभियुक्त भी है, वो एक सेंटर में था जहां से कि उसने वो क्लिक लिया है और वो 3 प्रश्नों का क्लिक लेकर किसी के माध्यम से जो उसका फोन अपनी बहन साबिया के पास था उस पर भिजवाए हैं और उसके द्वारा आगे सुमन को भेजा गया, जिससे कि आंसर प्राप्त कर आगे भेजा गया। तो ये वाले तथ्य प्रकाश में आने पर साबिया से पूछताछ की गई, सुमन से पूछताछ की गई। साबिया ने बताया कि मुझे मेरे भाई ने कहा था कि मैं एग्जाम देने के लिए जाऊंगा और जो मैं प्रश्न भेजूंगा उनके उत्तर तुम मुझे प्रोवाइड करवा देना। तो साबिया ने ये वाली चीज सुमन से जब ये की तो सुमन को कुछ शक हुआ जब उसके पास से पेपर्स आए और उसने साबिया से पूछताछ भी की कि तुम कहाँ पर हो और ये कौन सा पेपर है, उसे ये वाला शक भी हुआ। इसके आधार पर उसने एक क्लिपिंग भी उसकी बनाई है और ये बताया, उसे पूछा है कि ये कौन सा एग्जाम चल रहा है, तो उसने बताया कि मेरा भाई एग्जाम दे रहा है। तो इसका मतलब साबिया की पूरी जानकारी में था कि उसका जो भाई खालिद है वो इस समय पे एग्जामिनेशन सेंटर में है और एग्जाम में अपीयर हुआ है। ये जानते हुए भी उन प्रश्न को उसने आगे भेजा और उनके उत्तर अपने भाई तक किसी तरह से पहुंचाए हैं। लक्सर का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार यूके SSSC पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड खालिद का नाम सामने आया है, जो लक्सर के सुल्तानपुर का निवासी है। एसटीएफ और पुलिस टीम खालिद की तलाश में जुटी है और उसके सुल्तानपुर स्थित घर को सील कर दिया गया है। खालिद के रिश्तेदारों और परिजनों से पूछताछ की जा रही है, जबकि कुछ लोग हिरासत में भी हैं। इससे पहले भी जेईई परीक्षा पेपर लीक मामले में लक्सर क्षेत्र के मास्टरमाइंड पकड़े गए थे। खालिद के नाम सामने आने के बाद लक्सर क्षेत्र फिर सुर्खियों में है। नहीं, पहले से तो ऐसा नहीं था और बहुत ही अच्छे सद्भाव का लड़का है और पीडब्ल्यूडी में कार्य करता था ये उसका, और उसके बावजूद इसमें अभी 2 महीने पहले कोई पेट्रोलियम पे इसकी नौकरी लगी थी और ऐसा किसी को भी नहीं, जबकि मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई है और जरा सा भी मालूम नहीं था। ये तो खुलासा अब ये जो पेपर लीक हुआ इससे हमें मालूमात हुई और मालूमात में होने के बाद में हमारी जितनी भी यहाँ प्रशासन टीम आई है, पुलिस आई है, एसडीएम आई है, उनका पूरा सहयोग हमने किया है। सच्चाई सामने आने पर आज खुलासा हो जाएगा जो सच है नहीं। जैसे हमने 1-2 बार संपर्क किया तो मालूम हुआ कि भाई वो इसका मास्टरमाइंड नहीं है, कोई और है। तो हमने ये कहा कि सामने आने के बाद में सच्चाई जो होगी
उसके गिरफ्तार होने के बाद में भाई साहब इसकी जो है सच्चाई सामने आएगी कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। खटीमा में क्षेत्रीय विधायक भुवन चंद्र कापड़ी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूके SSSC भर्ती परीक्षा पेपर लीक के विरोध में छात्रों के साथ पुतला दहन किया। बेरोजगार युवाओं ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर जोरदार नारेबाजी की और परीक्षा रद्द करने व आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तथा सीबीआई जांच की मांग की। विधायक कापड़ी ने कहा कि सरकार नकल माफिया पर लगाम लगाने में नाकाम रही है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। डीएसएम तुषार सैनी ने बताया कि ज्ञापन राज्यपाल को भेज दिया गया है। इस बीच हकीम सिंह नामक व्यक्ति को साजिश में भी पकड़ा गया है। नकल विरोधी कानून की पोल खोलता है। जो सरकार बार बार ये कह रही थी कि हमने मजबूत नकल विरोधी कानून बना दिया, अब कोई माफिया नकल या पेपर नहीं बेचेगा तो उसकी पोल पहले पेपर में ही खुल गई। हम पहले दिन से कह रहे थे कि अगर नकल विरोधी कानून मजबूत होता तो बेरोजगार छात्र सरकार का स्वागत कर रहे होते। बेरोजगार छात्रों की आवाज को दबाने के लिए नकल विरोधी कानून को लाया गया और आज ये स्पष्ट हो गया। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो नकल हुई है, ये जो पेपर चोरी हुआ है, जो पेपर लीक हुआ, इसको भी शासन प्रशासन ने नहीं, छात्रों ने ही सार्वजनिक किया है। तो आज सारे प्रदेश में छात्र सड़कों पर हैं। छात्रों की मांग है कि पेपर चोर गद्दी छोड़ और जो है पेपर को री एग्जाम कराया जाए और पूरी दुरुस्त व्यवस्था के साथ, क्योंकि बहुत मेहनत करता है युवा, 18-18 घंटे पढ़ता है। उनके माँ बाप अपनी गाड़ी कमाई उनके पीछे लगाते हैं और उस कमाई से वो अपना और अपने माँ बाप का भविष्य सुरक्षित करना चाहता है। लेकिन जब पेपर होता है तो पता चलता है कि पेपर बिक गया है, पेपर लीक हो गया है। उत्तराखंड का मेहनतकश बेरोजगार युवा बुरी तरह से आहत है। आज एक ज्ञापन सौंपा गया है जो माननीय राज्यपाल महोदय के लिए संबोधित है। ज्ञापन हमने रिसीव कर लिया है और ज्ञापन को हम आज ही माननीय राज्यपाल महोदय के ऑफिस को प्रेषित कर देंगे। को एक पेपर हुआ था पटवारी परीक्षा उत्तराखंड में, और अब उत्तराखंड के बहुत सारे लोग जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने पेपर दिया और 21 तारीख को ही पता लगता है, जब पेपर शुरू हुआ 11:35 में पता लगता है कि पेपर लीक हो चुका है। तो जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनके भविष्य के साथ क्या होगा। और अभी सरकार ने कानून बनाया था नकल विरोधी कानून, तो हमें ये निश्चित थे हम लोग कि पेपर अब लीक नहीं होगा। लेकिन फिर से पेपर लीक हो गया तो ये बच्चे जो आए हुए हैं, है ना, सैकड़ों की संख्या में, इन बच्चों के ये कौन सोचेगा। हम सरकार से यही कह रहे हैं कि उत्तराखंड में सीबीआई जांच हो और आने वाले उत्तराखंड के जो भी एग्जाम होंगे उसमें सीबीआई जांच होने के बाद में ही एग्जाम कराया जाए। देहरादून में उत्तराखंड सरकार में लगातार हो रहे पेपर लीक मामले को लेकर महानगर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन किया। इस अवसर पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने मांग की है कि निरस्त हुए पेपर को पुनः कराया जाए और पूरे भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की जाए। धस्माना ने चेताया कि हकीम सिंह के पिछले असली दोषियों की पहचान और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। उत्तराखंड में यूके SSSC का रविवार को जो पेपर हुआ, जिस प्रकार से उस पेपर को लीक किया गया, अब वो लीक कैसे हुआ ये सरकार का काम है, यूके SSSC का काम है जानने का। अब इसको हम नहीं सिद्ध कर सकते, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर ये बात सबको मालूम हो गई है कि यूके SSSC का पेपर रविवार को लीक हुआ है। और ये बात स्वयं यूके SSSC के अध्यक्ष गणेश मार्तोलिया ने मानी है। अब वो कह रहे 3 पन्ने केवल लीक हुए, उसको लीक नहीं कह सकते। अब ये कैसी बात हुई। अगर एक टैंक भरा हुआ है, उस टैंक में से कुछ बूंदे टपक जाएं तो आप कहेंगे कुछ बूंदे टपकी है, लीक नहीं हुआ। ये क्या बात हुई। पेपर लीक हुआ है, ये बात स्वयं यूके SSSC के अध्यक्ष स्वीकार कर रहे हैं। सोशल मीडिया में वो वायरल थे सारे प्रश्न, उनके उत्तर, सॉल्व पेपर पूरा सोशल मीडिया में वायरल था, उपलब्ध था। उसके बाद भी अगर सरकार कहे कि ये लीक नहीं हुआ, सरकार के मिनिस्टर्स कहे कि ये लीक नहीं हुआ, यूके SSSC का अध्यक्ष अगर ये कहे कि लीक नहीं हुआ, बाहर तो आया लेकिन लीक नहीं हुआ, मैं समझता हूं ये हास्यास्पद बात है। राज्य की सरकार को तत्काल इस परीक्षा को दोबारा कराने का प्रोग्राम जारी करना चाहिए, इसे रद्द करके, और साथ ही इस पेपर लीक की सीबीआई की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में, नैनीताल हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में
सीबीआई की जांच होनी चाहिए। हमारे युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया है, उनको बेचने का काम किया है, और उनको बेचने और लूटने का ही नहीं बल्कि हमारे युवाओं के सपनों पर डकैती डालने का काम किया है। ये इससे बुरा इस उत्तराखंड प्रदेश के लिए कुछ नहीं हो सकता। ये सरकार, धामी जी की सरकार, धाकड़ धामी की सरकार पूर्व में बड़ी बड़ी बातें कर रही थी जब नकल विरोधी कानून लाए थे, और अपने ही कार्यकर्ताओं से सम्मेलन करा करके अपनी ही पीठ थपथपाने का काम ये लोग कर रहे थे। लेकिन आज देखो वास्तविकता क्या है। अगर इन्होंने पुराने भर्ती घोटालों को गंभीरता से लिया होता और उचित कार्रवाई की होती, ठोस मजबूत कार्रवाई की होती, तो हाकम सिंह दोबारा जेल से बाहर आकर के ऐसा कृत्य करने की हिम्मत कभी नहीं कर पाता। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस चरण के इस आंदोलन की ये आप एक नई शुरुआत है। और अब पहले हम नकल विरोधी कानून की इनकी बात पर भरोसा किया, लेकिन अब हमें बिल्कुल इन पर भरोसा नहीं है। और अब इस समस्या का समाधान केवल एक है कि जो पेपर चोर मुख्यमंत्री धामी है उसको गद्दी छोड़नी पड़ेगी, और हम आज नहीं तो कल हम इनको गद्दी छोड़ने पर मजबूर करेगा उत्तराखंड का युवा। और युवा कांग्रेस इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करेगी, और निश्चित तौर पर हमारे युवाओं के सपनों का जो लुटेरा है धामी, उसको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। रामनगर की रानीखेत रोड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक मामले के विरोध में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन किया। इस दौरान पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत ने कहा कि पेपर छोड़ो, गद्दी छोड़े, और प्रदेश सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि निरस्त हुए पेपर की पुनः परीक्षा कराई जाए और पूरी भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच हो। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि हाकम सिंह के पीछे असली सत्ताधारी कौन है, इसे जनता के सामने लाना आवश्यक है। प्रदर्शन में भारी संख्या में युवा भी शामिल हुए। पूरे देश में इस बात का डंका बजाने वाली उत्तराखंड की सरकार की सारे देश में जो है सबसे कठोर पेपर लीक के मामले का कानून हमने बना दिया है कहने वाली सरकार आज फिर से SSC एग्ज़ाम में पेपर लीक हुआ है, और वही हाकम सिंह का लीक उसमें भी फिर से सामने आया है। ये इस सरकार के लिए शर्मनाक है। इसलिए कांग्रेस आज पूरे प्रदेश में विरोध कर रही है और मांग कर रही है कि ये सरकार तत्काल इस्तीफा दे। इनके बस का सरकार चलाना नहीं, महंगाई कम करना नहीं, रोजगार देना नहीं और नौकरियां देना नहीं, इनके बस की बात नहीं है। क्योंकि ये शर्मनाक है कि बार बार उत्तराखंड के बेरोजगारों के साथ मजाक हो रहा है। पेपर के नाम पे उनसे पेपर फीस और तमाम खर्चे करवा करके एन पेपर के दिन जो है पेपर को लीक करा दिया जाता है, जो लाखों बेरोजगारों के साथ जो है छल के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में मांग कर रही है कि पेपर चोर गद्दी छोड़। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की नई कार्यकारिणी में शामिल सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों ने भाजपा मुख्यालय में आयोजित हवन पूजन के साथ पदभार ग्रहण किया। नवरात्रि के दूसरे दिन आयोजित इस कार्यक्रम में भट्ट ने बताया कि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन रात तक पहुंचेंगे और कल पूरे दिन बैठकें होंगी। बैठक में संगठनात्मक विस्तार, बूथ प्रबंधन और आगामी मोर्चों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि नई टीम बूथ स्तर पर योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करेगी और 2027 में तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। नवरात्रों का आज दूसरा दिन है और आज से ही हमारी नई टीम ने अपना कार्यभार ग्रहण किया है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन श्री BL संतोष जी आज यहाँ रात्रि तक पहुँचेंगे। कल लगातार बैठक का क्रम चलेगा, जहाँ संगठन के व्यापक स्वरूप को हमने मोर्चे प्रदेश के बनाए हैं। प्रदेश की मोर्चे की पूरी टीम बननी है, मोर्चों की जिले की टीम बननी है। संगठनात्मक विस्तार स्वरूप के दृष्टिकोण से कार्यशाला रहेगी। इसके साथ साथ बूथ प्रबंधन, हमारा जो पार्टी का नारा भी है, बूथ जीता चुनाव जीता, इस भाव के साथ बूथ के प्रबंधन को किस प्रकार से प्रभावी हम कर सकते हैं, इस दृष्टिकोण से भी कल की बैठक में चर्चा करेंगे। 2027 हमारे लक्ष्य में रहेगा और इस बार हमको एक बड़ी टीम, पंचायतों की भी प्रधान हो गए, BTC मेंबर हो गए, जिला परिषद सदस्य हो गए, जिला परिषद अध्यक्ष हैं, नगर निगम के पार्षद हैं, महापौर हैं, एक बड़ी टीम हमको मिली है। सभी टीम को भी हम बूथ केंद्रित योजनाओं के साथ जोड़ेंगे और 2027 में भारतीय जनता पार्टी एक बार हैट्रिक बनाकर तीसरी बार प्रदेश में सत्ता पर काबिज होगी।
महापौर दीपक बाली ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर अली खां क्षेत्र में बिना अनुमति निकाले गए जुलूस और ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन को लेकर स्पष्ट रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा और किसी भी अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महापौर ने ई रिक्शा संचालन को वास्तविक और व्यवस्थित करने के लिए 24 सितंबर से 8 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी। एक नाम पर केवल एक ई रिक्शा रजिस्टर्ड होगा। पहले वर्ष शुल्क 1000 रुपये और नवीनीकरण के लिए 500 रुपये होगा। इस व्यवस्था से चालकों के लिए हेल्थ कैंप, स्टैंड और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। कोई शुल्क निर्धारण होता है तो उसमें शासन द्वारा, नियमों के द्वारा जो व्यवस्था होती है उसी के द्वारा होता है। मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि 50 रुपया अगर आज हमारे हर ठेला भाई, फोका लगाने वाले भाई लोग भी देते हैं, जिन्होंने प्रतिष्ठान में ना रखे हैं वो संपत्ति कर देते हैं, जिनके घर हैं वो हाउस टैक्स देते हैं। तो नगर निगम प्रशासन के द्वारा शहर की व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए जो शुल्क लगाए जाते हैं वो नियमों के तहत लगाए जाते हैं। किसी का भी उत्पीड़न करना ये मकसद नहीं होता है। तो अगर ई रिक्शा संचालकों से प्रतिवर्ष पहली बार रजिस्ट्रेशन का 1000 रुपये का शुल्क निर्धारण हुआ है, उसके बाद उसका रिन्यू कराने के लिए 500 रुपये प्रतिवर्ष का है। जो व्यवस्था बनाई गई है वो शहर के हित, विकास और स्वयं ई रिक्शा चालकों की व्यवस्था देखते हुए उनके लिए व्यवस्थाएं बनाने के लिए इसको नियम के अंतर्गत रहते हुए बनाया गया है। और मुझे लगता है कि काशीपुर के विकास के लिए भी हम सभी के लिए एक दूसरे को प्रेरित करते हुए सहयोग की ज़रूरत है, और जो सहयोग भी हमें काशीपुर की सम्मानित जनता से लगा। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया और प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोल दी है। निरीक्षण में तहसीलदार, पटवारी और अमीन किसी के पास लंबित मामलों की सही जानकारी नहीं थी। कमिश्नर ने पार्किंग, गंदगी और शौचालयों की खराब स्थिति पर नाराजगी जताई और तुरंत सुधार के निर्देश दिए। कोर्ट रूम में लंबित मामलों और बकायेदारों की सूची की जानकारी न मिलने पर उन्हें कड़ी फटकार लगाई। दीपक रावत ने 3 महीने में सभी लंबित मामलों के निस्तारण का आदेश दिया और चेताया कि असफल होने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। ये जो इंस्पेक्शंस हैं 2 तरह के, एक तो औचक होते हैं जो कभी कभी हम करते रहते हैं, और कुछ ऐसे इंस्पेक्शंस होते हैं जो पहले से डिफाइंड हैं, जो रेवेन्यू मैनुअल के तहत हमें करने हैं। तो कमिश्नर को भी 3 साल में एक बार एक तहसील को देखना होता है। उस क्रम में ये इंस्पेक्शन आज मेरे द्वारा किया गया। इसमें कुछ तो गंभीर खामियां हैं, जैसे एक तो 143 की जो रिपोर्ट्स लगनी हैं उसका रख रखाव ठीक से नहीं है। और भी मुझे पता चला कि बहुत सी जो फाइलें हैं ये एसके के कक्ष में तो लंबित थी ही। इनका कहना है कि इसमें से 25-26 फाइलें इनके घर पे भी हैं, तो उनको भी मंगवाया जा रहा है अभी। तो ये किसी भी दृष्टि से ये उचित नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि तहसील, सब रजिस्ट्रार ऑफिस, ये ऐसे कार्यालय हैं जहाँ पे आम पब्लिक का रोज़ वास्ता पड़ता है। इसकी समय समय पे चेकिंग होनी आवश्यक है और यहाँ की प्रक्रिया भी पारदर्शी होनी चाहिए। अनावश्यक विलम्ब कहीं पे नहीं होना चाहिए। एक जो यहाँ पे ठीक स्टेटस था वो वसूली का था, जो कि संतोषजनक पाई गई। और जो म्यूटेशन केसेस के मामले हैं उसमें कुछ खामियां हैं, जैसे एक तो नोटशीट में नहीं लिखा जा रहा है कि पत्रावली वर्तमान में चल रही है, क्यों चल रही है। लेकिन ओवरऑल निस्तारण ठीक है। जो 3 साल से पुराने मामले 5 हैं। हरिद्वार में सड़क सुरक्षा को लेकर अहम पहल की गई है। सिरकुल क्षेत्र में परिवहन विभाग ने नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान शुरू किया है। इस आयोजना के तहत 4 प्रमुख पेट्रोल पंपों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। बिना हेलमेट आए 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने बताया कि अभियान केवल नियम लागू करने के लिए नहीं है बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए है। सड़क पर सुरक्षित ड्राइविंग को बढ़ावा देने और दुर्घटना को कम करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। देखिए, जैसा कि अभी संज्ञान में आ रहा था, जिलाधिकारी महोदय ने भी निर्देशित किया था कि बिना हेलमेट के कोई भी स्कूटी या बाइक चलाते हुए ना दिख पाए हमारे हरिद्वार जनपद की सड़कों पे। तो उसी के अंतर्गत ये एक अभियान है नो पेट्रोल नो हेलमेट नो फ्यूल का, जो कि आज कुछ सेलेक्ट पेट्रोल पंप्स पे चलाया गया है एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत। अगर इसमें 1-2 दिन के बाद जब इसमें हम देखा जाएंगे कि किस तरह का इसका रिस्पॉन्स है और कितना इतना इफेक्टिव है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो अभियान है वो जनपद के सभी
हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग के डॉक्टर विक्रम सिंह नेगी को विश्व स्तर पर मान्यता मिली है। उन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया द्वारा जारी वर्ष 2025 की वैश्विक सूची में शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है। डॉक्टर नेगी उत्तराखंड के चमोली जिले के निवासी हैं और उन्हें अपनी PhD गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की और अब तक उन्होंने 174 वैज्ञानिक प्रकाशन किए हैं। उनकी इस उपलब्धि से गढ़वाल विश्वविद्यालय और पूरे उत्तराखंड में हर्ष और गर्व की लहर है। डॉक्टर नेगी ने सफलता का श्रेय अपने परिवार को दिया है। हाँ, मुझे विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में रखा गया है और ये जो डेटा है वो आंकलन करता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की एल्सेवियर के साथ, और जो स्कोपस बेस्ड डेटा है उसके बेस पे ये आंकड़े बनाए जाते हैं। इसमें जितने वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, जितने शोधार्थी काम कर रहे हैं विभिन्न देशों में, सबका आंकड़ा गूगल के माध्यम से एनालाइज किया जाता है और कंपाइल किया जाता है उसके बेस पे कि उसने कितना शोध कार्य किया है और कितना उसने पब्लिकेशन किया है, कितना रिसर्च एक्टिविटी किया है, कितना कोलैबोरेशन किया है, उसके बेस पे ये आंकड़े बनाए जाते हैं। और फिर चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।